Good morning, everyone. Today we discuss theories of yoga practices. Educational objective of this lecture: student able to recall and recognition of theories of yoga. Student able to recall and recognition of theories of yoga. Student able to recall and recognition of types of yoga. Student able to compare among various types of yoga. Student able to apply of yoga in their life. Theories of yoga practices. There are 4 theories: asana, pranayam, kriyas and dhyan. The important theories. Asana in yoga refers both to the place in which a practitioner, yogi, if male, yogini if female, sits, and the posture in which he or she sits. In the Yoga Sutra, Patanjali defines asana as a to be seated in a position that is firm but relaxed. सुखमासनम, स्थिर सुखमासनम की स्थिर सुखमासनम आसन होता है. पतंजलि मेंशन the ability to sit for extended periods as one of the 8 limbs of his system known as Ashtanga Yoga. Okay. Asana are also performed a physical exercise where they are sometimes referred to as yoga postures or yoga positions. Some asanas are arguably performed by many practitioners just for health purpose. Asanas do promote good health, although in different ways compared to physical exercise. Placing the physical body in position that cultivate also awareness, relaxation and concentration. अर्धचंद्रासन. अर्धचंद्रासन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस आसन में शरीर को चंद्र के आकार में घुमाया जाता है. इसको भी खड़े रहकर किया जाता है. ये आसन पूरे शरीर के लिए लाभदायक होता है. पहले आप इस आसन को बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर दोनों हाथों को बांधकर पहले आप लेफ्ट में झुकेंगे, फिर बिल्कुल सीधा हो जाएंगे. उसके बाद में आप राइट में झुकेंगे, जितना स्ट्रेच हो सके उतना स्ट्रेच करना है. उसके बाद में फिर बिल्कुल सीधा हो जाना है. अर्धचंद्र के आकार में झुकना है कि आपको अर्धचंद्र जैसा आकार बनाना है. भुजंग आसन. भुजंग आसन का रोज अभ्यास से कमर की परेशानियां दूर होती हैं. ये आसन पीठ और मेरुदंड के लिए लाभदायक होता है. जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि भुजंग आसन जिस प्रकार से सांप होता है, सरपेंट के आकार की आप आकृति धारण करते हैं, इसलिए इसको भुजंग आसन कहा गया है. बाल आसन. बाल आसन से तनाव दूर होता है. शरीर को संतुलित और रक्त संचार को सामान्य बनाने के लिए इस आसन को किया जाता है. जिस प्रकार से बालक सोते हैं, बालक बैठते हैं,
इस प्रकार के आसन में ही इसको बाल आसन कहा गया है। मर्जरियासन, बिल्ली को मार्जर भी कहते हैं। जिस प्रकार से बिल्ली होती है उस प्रकार से इस आसन को किया जाता है, इसलिए इसे मर्जरियासन कहते हैं। ये योग आसन शरीर को ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखने के लिए बहुत फायदेमंद है। इस आसन से रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव होता है जो शरीर को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। इस आसन से रीढ़ की हड्डी और कमर का दर्द भी कम होता है और कमर के आसपास की जितनी भी अतिरिक्त वसा होती है वह भी कम हो जाती है। नटराज आसन, जिस प्रकार से भगवान नटराज की मूर्ति है उसी रूप में इस आसन उसकी तरह ही इस आसन को किया जाता है। नटराज आसन फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद में एक पाँव को पीछे से ऊपर करते हुए दोनों हाथों से उस पाँव को पकड़ लिया जाता है और एक पाँव से ही संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। इस आसन को करने से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और कंधे भी मजबूत होते हैं, साथ ही साथ बाएं और पैर भी मजबूत होते हैं। जिनको लगातार बैठकर काम करना होता है उनके लिए नटराज आसन बहुत ही फायदेमंद होता है। अभी लॉकडाउन के समय यदि कोई भी व्यक्ति नटराज आसन करता है तो उसके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सबको बैठकर काम करना होता है। तो ये आसन शिक्षकों और विद्यार्थी या फिर सभी जितने भी व्यक्ति हैं जो काम बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए आसन सर्वाधिक फायदेमंद है। अब बात करेंगे हम प्राणायाम। प्राणायाम इज कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। प्राण इज ब्रीथ और वाइटल एनर्जी इन द बॉडी। जो ब्रीथ है वही हमारी क्या है, वाइटल एनर्जी है, जिसको हमने प्राण भी कहा है। ऑन सबटल लेवल्स प्राण रिप्रेजेंट्स द प्राणिक एनर्जी रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ और लाइफ फोर्स एंड आयाम मीन्स कंट्रोल। सो प्राणायाम इज कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, कि जो हमारी इन श्वसन क्रिया है उसको कंट्रोल करना, उसको नियमित करना, उसको रेगुलेट करना, यही प्राणायाम है। सम मेजर टाइप्स ऑफ प्राणायाम योगा एज आर फॉलोज। पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, दिगर प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ये कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन करके बात कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमारी जो नाड़ी है जिसको हमने पाइप कहा है उसका शोधन किस प्रकार से किया जाए। जैसे कि हमने इस प्रकार से इसमें हम एक अपने अंगूठे से एक नोस्ट्रिल को बंद करें और हमारी दो उंगलियों से यहाँ पर इसको बंद करें, ठीक इस प्रकार से, और इससे सांस लें, फिर इसको इससे बंद कर लें और इसको छोड़ दें। इस प्रकार से इसका नाड़ी का शोधन होता है। शीतली प्राणायाम में क्या है, इसको जैसे कि नाम से ही शीतली, तो हमारी जो जीभ है, जीभ को हम ओ आकार का करके और ठंड उससे धीरे धीरे हम क्या श्वसन अंदर लेंगे तो ठंडाई का आपको अनुभव होगा। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे आपका कफ में, जुकाम में, बुखार में, नज़ला में, अस्थमा में, इन सब में शीतली प्राणायाम फायदेमंद होता है। इसी प्रकार से उज्जाई प्राणायाम में
नाक से सांस लेकर, लंबा सांस लेकर और मुंह से निकालने का प्रयास करते हैं। यह आपका उज्जय प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम भी इसी प्रकार से होता है। दिगर प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये आँखों के लिए, कानों के लिए, नाक के लिए और गले के लिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले आप क्या करें, अपने दोनों अंगूठों से इसको बंद कर लें, इसको आँखों को बंद करके और गुंजन करें भ्रमर की तरह। तो ये हो गया आपका भ्रमरी प्राणायाम। अब इन प्राणायाम करने से आपको क्या क्या, आसन और प्राणायाम करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, वन बाय वन करके उनको हम देखते हैं। पहला जो फ़ायदा है वह है वेल बीइंग। आप कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मतलब आपकी बॉडी फिट रहेगी, आप वेल बीइंग रहेंगे। दूसरा है बैलेंस, संतुलन। आपका शारीरिक संतुलन रहेगा, साथ ही साथ आपका मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। जब व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक संतुलन रहेगा तो समाज के आपके जितने भी दूसरे डायमेंशन हैं, आयाम हैं, चाहे वो आपका सामाजिक हो, पारिवारिक हो, वैवाहिक हो, संबंध हो, आर्थिक वाला हो, सारे डायमेंशन में भी आप बैलेंस में रहेंगे। तीसरा जो फायदा है वह है कंसंट्रेशन। आसन और प्राणायाम करने से आपका किसी भी कार्य को करने में कंसंट्रेशन बनता है, एकाग्रता बनती है, ध्यान लगता है, ध्यान एकाग्रता आपकी बनी रहती है। नेक्स्ट जो इसका फ़ायदा है वो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो कैसे रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी। ना तो आप बॉडी के अंदर जब एनर्जी रहेगी, स्फूर्ति रहेगी, साथ जो आप पूरे आसन करते हैं और उससे क्या होगा, आपके शरीर पर कहीं पर भी एक्स्ट्रा जो फैट हैं वह जमा नहीं होगा, वो इकट्ठा नहीं होगा और इससे आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बना रहेगा, रक्त संचार बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन, ध्यान आपका किसी भी विषय वस्तु के ऊपर ध्यान लगेगा, आप मेडिटेशन करेंगे तो। स्ट्रेंथ, आप जब योग और आसन और प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब करते हैं तो आपकी बॉडी के बैलेंस में रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी और साथ ही साथ आपके अंदर एनर्जी रहेगी, तो आपका शरीर कैसा होगा, मजबूत होगा। रिलैक्सेशन, आपकी बॉडी क्या रहेगी, रिलैक्स में रहेगी, आराम में रहेगी, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, खिंचाव नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, एंजाइटी नहीं रहेगी और आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, आरामदायक अवस्था में रहेंगे। अब बात करते हैं क्रियास। अब इन क्रिया में देखिए आप 12 प्रकार की क्रिया बताई गई है। पहले तो ये देखें, सबसे पहले एक क्रिया करें, जब भी सूक्ष्म व्यायाम होता है उसको हम क्रिया करते हैं, ठीक। दूसरा, इस प्रकार से आपकी जो भी जॉइंट है उनको आप खोलें। पांचवा, इस प्रकार से बलिष्ठ करें ये। चौथा, इस प्रकार से आप ऐसे ऐसे। पांचवा ऐसे। छठा, आप बंद लगाएं ऊपर ऐसे। आठवां, बिल्कुल दोनों पाँव को फैला के आप चक्की चलाएं ये। फिर एक पाँव को फैला के दूसरे पाँव से उसको बांध लें। फिर 10वां, दोनों पाँव को फैलाकर इस प्रकार से, और फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये सब क्रियाएं हैं जो आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। इन कुंडलिनी योगा, ये क्रिया इज ए सीरीज ऑफ पोस्चर, ब्रीथ एंड साउंड दैट वर्क टुवर्ड ए स्पेसिफिक आउटकम।
practicing a kriya, initiating a sequences of physical and mental change that affect the body, mind and spirit simultaneously. After the dhyan in Hinduism, Buddhism, Jainism means contemplation and meditation. Through their technical context is different. Dhyan is taken up in yoga exercise and leads to samadhi and self-knowledge. The various concepts of dhyana and its practice originated in the Vedic era, developed further in the Buddhist, Hindu and Jain tradition, partly independently, partly influence each other and have been influential within the diverse tradition of Hinduism. It is in Hinduism a part of a self-directed awareness and unifying yoga process by which the yogi realizes self-atman, soul, one's relationship with other living being and ultimate reality. The term dhyan appears in Aranyaka, Aranya and Brahman, layers of the Veda, but with unclear meaning, while in the early Upanishads it appears in the sense of contemplation, meditation and an important part of self-knowledge process. It is described in numerous Upanishads of Hinduism and in Patanjali Yoga Sutra, a key text of the Yoga school of Hindu philosophy. Precautions to be taken during yoga. Place of practice. It is the best is to have fresh air in a quiet and clean place that suits the concentration and awareness yoga will create. Do not practice yoga in direct sunlight or alter sun bathing. Outdoor is okay, but avoid cold wine and insects. Awareness. Throughout a yoga practice, try to keep your awareness on what you are doing. Don't be concerned with others in the class or outside the room. Proceed slowly and carefully. Follow the instruction and exactly. Never force to strain. Relax briefly between each practice. Remember the golden rule. It is comfortable. Don't eat. It is uncomfortable. Don't. Breathing. Always breathe through the nose, both in and out, unless specified otherwise. Remember, nose for breathing, mouth for eating. If you do have trouble breathing through your nose, practice Jalneti, nasal cleaning, or visit a doctor for medical inspections. Restriction and precautions. There are no age limit, either young or old, for the practice of yoga. However, the application for the technique will vary according to the ability of the practitioner. Keep in mind the following. Never practice any yoga technique under the influence of alcohol
or mind altering drugs. Those with disabilities, severe, acute, or chronic medical condition should consult both with their medical practitioner and their yoga teacher to access any danger or difficult which may arise. There are no hard and fast dietary rules necessary to begin the practice of yoga. One does not have to give up smoking, become vegetarian, or to be a purist to learn yoga. Health benefit of yoga. Health benefit of yoga. You have probably noticed some yoga benefits. Maybe you are sleeping better or getting fewer colds or just feeling more relaxed and at ease. But if you have ever tried telling a newbie about the benefit of yoga, you might find that explanation like it increases the flow of prana, or it brings energy up your spine, fall on deaf or skeptical ears, improve your flexibility. Improved flexibility is one of the first and most obvious benefits of yoga. During your first class, you probably won't be able to touch your toes. Never mind, do a back bend. But if you stick with it, you will notice a gradually loosening, loosening and eventually seemingly impossible poses will become possible. You will have you shall also probably notice that itches and pains starts to disappear. Flexibility in muscles and connective tissue such as fascia and ligaments can cause poor posture. Builds muscles strength. Strong muscles do more than look good. Builds muscles strength. Strong muscles do more than look good. They also protect us from conditions like arthritis and back pain and help prevent falls in elderly people. And when you build strength through yoga, you balance it with flexibility. If you just went to the gym and lifted weight, you might build strength at the expense of flexibility. Third, perfect your posture. Your head is like a bowling ball, big, round, and heavy. When it's balanced directly over an erect spine, it takes much less work for your neck and back muscles to support it. Move it several inches forward, however, and you start to strain those muscles. And for this, prevent cartilage and joint breakdown.
Each time you practice yoga, you take your joints through their full range of motion. This can help prevent degenerative arthritis or mitigate disability by sequencing and soaking area of cartilage that normally area not used. Joint cartilage is like a sponge. It receives fresh nutrients only when its fluid is squeezed out and a new supply can be soaked up. And fifth is protect your spine. Spinal disc, the shock observer between the vertebra that can herniate, herniate and compress nerves crave movement. That is the only way they get their nutrients. If you have got a well balanced asana practice with plenty of back bends, forward bends and twist, you shall help keep your disc supple. 6 is betters your bone health. It is well documented that weight bearing exercise strengthens bones and helps ward off osteoporosis. Many postures in yoga require that you lift your own weight, and some like downward and upward facing dog help strengthen the arm bones, which are particularly vulnerable to osteoporotic fractures. 7 is increase your blood flow. Yoga gets your blood flowing more, especially the relaxation exercise you learn in yoga can help your circulation, especially in your hands and feet. Yoga also gets more oxygen to your cells, which function better as a result. Twisting poses are thought to wring out venous blood from internal organs and allow oxygenated blood to flow in once the twist is released. Drains your lymph and boost immunity. When you contract and stretch muscles, move organs around, and come in and out of yoga posture, you increase and drainage of lymph, a viscous fluid rich in immune cells. This helps the lymphatic system fight infections, destroy cancerous cells, and dispose of the toxic waste products of cellular functioning. 9 is ups your heart rate. When you regularly get your heart rate into the aerobic range, you lower your risk of heart attack and can relieve depression. While not all yoga is aerobic, if you do it vigorously or take flow of Ashtanga classes, it can boost your heart rate into the aerobic range. 10 is drop your blood pressure. If you have got high blood pressure, you might benefit from yoga. Regulates your adrenal glands.
Yoga lowers cortisol level. If that does not sound like much, consider this. Normally, the adrenal gland secrete cortisol in response to an acute crisis, which temporarily boosts immune function. If your cortisol level stay high even after the crisis, they can compromise the immune system. 12 is lower blood sugar. Yoga lowers blood sugar and LDL bad, cortisol and boosts HDL good. Cortisol cholesterol in people with diabetes. Yoga has been found to lower blood sugar in several ways by lowering cortisol and adrenal levels, encouraging weight loss, and improving sensitivity to the effects of insulin. 13 is maintains your nervous system. Some advanced yogics can control their bodies in extraordinary ways, many of which are mediated by the nervous system. Scientists have monitored yogis who could induce unusual heart rhythm, generate specific brain wave pattern, and using a meditation technique raise the temperature of their hands by 15 degree Fahrenheit. And 14, release tension in your limbs. Do you ever notice yourself holding the telephone or a steering wheel which a death grip, or scratching your face when staring at the computer screen? These unconscious habits can lead to chronic tension, muscles fatigue, and soreness in the wrist, arms, shoulders, neck, and face, which can increase stress and worsen your mood. As you practice yoga, you begin to notice where you hold tension. It might be in your tongue, your eyes, or the muscles of your face and neck. And 15 is boost your immune system functionality. Asana and pranayam probably improve immune function, but so far meditation has the strongest scientific support in this area. It appears to have a beneficial effect on the functioning of the immune system, boosting it when needed, for example, raising antibody level in response to a vaccine and lowering it when needed, for instance, mitigating an inappropriately aggressive immune function in an autoimmune disease like psoriasis. After complete this lecture, we may discuss some MCQs. What is the duration of complete pranayam process? Option A 25 seconds, option B 30 seconds, C 45 seconds, and D is 1 minute. Option A is correct answer, 25 second duration to complete pranayam process. Question number 2 is, what is the main therapeutic benefit of Kapalbhati practice? A. To remove cough disorder, B. To remove pitta disorder, and C. To remove Vata disorder, and D is remove Vata pitta disorder. Option A is correct, to remove cough disorder. Question number 3 is, what is the recommended room
temperature for Bikram yoga? Option A 105 degree Fahrenheit, B 104 degree Fahrenheit, C 100 degree Fahrenheit, and D 110 degree Fahrenheit. Option A is correct. 105 degree Fahrenheit temperature recommended room temperature for Bikram yoga. And question number 4, what is the recommended time period for the practice of Kumbhak pranayam according to Bhatt Pradipika? Option A before sunrise, B after sunset, C morning and evening both time, and D morning, midday, evening, midnight. D is correct answer, morning, midday, evening and midnight. Question number 5th, what is the remedy upay for abolition of suffering according to Patanjali? A samadhi, B dhyan, C kriya yoga, D vivek khyati. The D answer is correct, vivek khyati. And question number 6, what is Udgita? A pran, B moon, C sunti, and D pranay. D is correct answer, pranay is correct answer. Question number 7, when did the UN General Assembly announce 21st June as the International Yoga Day? Option A 21st June 2014, option B 11th December 2014, C 12th December 2014, and D 11th June 2014. B option is correct, 11th December 2014. Question number 8, when shall be a yoga lesson plan be prepared for an effective teaching? A 1 week before the class, B just before the class, C 1 or 2 days before the class, and D after completion of the class. B is correct, just before the class. And question number 9, when the questions and answer session shall be held during a yoga practical teaching? Option A beginning of the class, B after the introducing the practice, C after group practice, and D end of the lesson. C is correct answer, after group practice. Question number 10, when was the first International Day of Yoga observed worldwide? A 21st June 2015, B 21st June 2014, and C 21st June 2013, and D 21st June 2012. The option is correct, 21st June 2015, and the first International Day of Yoga observed worldwide. Thank you very much.